अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिमांड फंक्शन पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से डिमांड जो है वो प्राइस के अलावा बाकी चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन हम अपनी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को कांस्टेंट ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर एक डिमांड ग्राफ बना हुआ है, ये किस तरीके से हमने बनाया जी। इसको बनाने के लिए हमने सिंपल सी जो है वो ली है इंफॉर्मेशन। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने जो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये की कि हमने जो डिमांड फंक्शन लिया वो ये था क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये इसकी फंक्शनल फॉर्म हो गई। अब उसके बाद इसकी जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई है वो ये है Q इज़ इक्वल टू 20 माइनस 4P। अब हम यहाँ पर अगर प्राइस की वैल्यूज़ जो है वो डालते चले जाएँ तो हमारे पास डिमांड जो है उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। यहाँ फिगर 1 जो बनी हुई है इसके साथ ही इसने बॉक्स के अंदर जो है ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाई है कि इस फंक्शन में उसने P की जगह जब 1 रखा तो डिमांड 16 है, ठीक है। यानी इस तरीके से उसने रखा कि P1 रखा तो डिमांड 16 आ रही है जी। P उसने 2 रखा है तो डिमांड हमारी 12 हो चुकी है। P जब उसने 3 रखा है डिमांड 8 हो चुकी है। P उसने 4 रखा है तो हमारे पास डिमांड 4 है, और जब P उसने 5 रखा है तो डिमांड हमारी क्या है, 0 हो चुकी है। यानी देखें, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है तो हमारी डिमांड कम होती चली जा रही है, जो कि ऊपर हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी जिक्र किया कि कीमत में इजाफे से डिमांड में कमी आती है। तो कीमत 1 से 2, 2 से 3 बढ़ती जा रही है और हमारी डिमांड क्या है, कम होती जा रही है। अब अगर हम इस टेबल को प्लॉट करें तो ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है कि जिसमें हमारे पास 5 रुपये प्राइस पे ये 0 डिमांड है। इस पॉइंट पे हम जब 4 होती है तो हमारी डिमांड जो है वो 4 पे आ जाती है। जब प्राइस 3 रुपये पे आती है तो हमारे 8 यूनिट डिमांड हो रहे हैं। 2 रुपये कीमत पे हम 12 यूनिट डिमांड कर रहे हैं और 1 रुपये कीमत होने पे हमारे 16 यूनिट जो है ये डिमांड हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने नेक्स्ट चीज़ हमने देख ली कि डिमांड का ग्राफ जो है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके बाद उसने नेक्स्ट चीज़ हमें ये बताई है कि डिमांड जो है इसके अंदर तब्दीली जो है वो जब कीमत की वजह से आ रही होगी तो उसके लिए उसने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डिमांड एक्सपैंड और कंट्रैक्ट, यानी फैलना और सुकड़ना। तलब जब कीमत की वजह से तब्दील होती है तो इसे तलब का फैलना कहते हैं, और अगर तलब की वजह से ये कम होती है तो इसे तलब का सुकड़ना कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसने ये बताई है कि डिमांड कर्व जो है ये नेगेटिवली स्लोप होता है, यानी इसका झुकाव जो है वो इस तरीके से होगा कि ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ये डिमांड कर्व हमारे पास बना हुआ है बुक में, तो ये देखें ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक हो गया। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आखिरी चीज़ जो है वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कानूनी तलब की मुस्तस्नियात, यानी ऐसे कौन से हालात हैं कि जिनके अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है उस पर सारिफ अमल नहीं कर रहा होता। तो एक्सेप्शंस के अंदर हमारी बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं वो 3 अफेक्ट्स हैं बेसिकली, जिसमें बैंड वैगन इफेक्ट है पहला, दूसरा स्नोब इफेक्ट है और तीसरा जो है वो वेबलन इफेक्ट है। इन इफेक्ट्स पे बात करने से पहले एक दफ़ा आप अपने जहन में जो लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का वो अपने जहन में रखें कि बाकी तमाम चीज़ें बदस्तूर रहें तो कीमत में इजाफा होने से आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और अगर आप कीमत में कमी करते हैं तो इससे आपकी जो डिमांड है उसके अंदर क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो हमें लॉ ऑफ डिमांड के अंदर समझ आ चुकी है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा कंज्यूमर इससे हट के कुछ बिहेवियर दे सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि कीमत बढ़ रही हो और आपकी डिमांड भी बढ़ रही हो, ठीक है, और अगर कीमत कम हो रही हो और डिमांड भी कम हो रही हो, इस तरह का बिहेवियर जो है ना ये कहलाएगा एक्सेप्शन। यानी हमारा जो लॉ है उसकी लिमिटेशन है या उसकी एक्सेप्शन है कि कंज्यूमर इसके अगेंस्ट भी बिहेवियर दे सकता है। ये नॉर्मल बिहेवियर है कि कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, लेकिन कंज्यूमर चाहे तो हमारा कंज्यूमर इससे अगेंस्ट जो है वो भी बिहेवियर दे सकता है। अब इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट लिखा हुआ वो बैंड वैगन इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या है, तो यहाँ उसने लिखा कि सार्फिन जो है इनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो उनके दोस्त अहबाब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी फ़ैशन पसंदी, स्टाइलिश और नौजवान नज़र आने का शौक़ जो है वो लोगों में मौजूद होता है। अगर कोई शख्स इस असर के तहत चीज़ों को ख़रीदता है तो हम ये कहते हैं कि वो बैंड वैगन इफेक्ट के तहत आ गया, ठीक है। यानी सारिफ वही चीज़ें इस्तेमाल करता है कि जो उसके साथ के दोस्त, उसके मतलब इलाके के लोग, उसकी सोसाइटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो कीमतों की परवाह नहीं करता।
ऐसी सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि कीमतें बढ़ रही हों और वो डिमांड में इजाफा करता चला जाए, क्योंकि वो चीज़ों को कीमत की बुनियाद पे तो ख़रीद ही नहीं रहा, वो तो इस वजह से ख़रीद रहा है कि उसके साथ के लोग भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऐसे हालात के अंदर कि जब एक शख्स बैंड वैगन इफेक्ट के तहत आ जाता है तो उस पर आप डिमांड अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है स्नोब इफेक्ट। स्नोब जो है ये नेक्स्ट पर्सन है, जिस तरह बैंड वैगन एक बंदे का नाम था जिसने ये इफेक्ट बताया, इसी तरह स्नोब वो बंदा है कि जिसने स्नोबरी इफेक्ट हमें बताया। स्नोबरी इफेक्ट जो ऐसे कुछ किताबों में ऑस्टिनेशन भी कहा जाता है, नमूदो नुमाइश भी कहा जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो उन अशिया का इस्तेमाल छोड़ दें जिन्हें आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो कुछ ख़ास नज़र आना चाहते हैं, वो आम लोगों से हट के नज़र आना चाहते हैं। नमूदो नुमाइश जो है वो उस तरीके से वो कर रहे होते हैं कि वो एक अलग, सबसे अलग थलग लगें, वो आम सार्फिन के साथ मिलना नहीं चाहते। तो ऐसा शख्स कि जो उन तमाम अशिया को छोड़ देता है जो आम सार्फिन इस्तेमाल करते हैं और कुछ मखसूस अशिया को ख़रीदता है ताकि उसकी जो स्टेटस है या उसका जो मतलब अलग तौर पे नज़र आने वाली जो सिचुएशन है वह नज़र आती रहे, तो ऐसा शख्स जो है वो स्नोबरी इफेक्ट के तहत होता है। ठीक है, तो स्नोबरी इफेक्ट में भी ये हो सकता है कि कीमतें बढ़ रही हों उन अशिया की जिन्हें वो शख्स स्पेशली इस्तेमाल कर रहा है दूसरों से अलग नज़र आने के लिए, और वो उन अशिया की ख़रीदारी में इजाफा करता चला जाए। इसके बाद वेबलन इफेक्ट है। वेबलन जो है उसने ये इफ़ेक्ट बताया कि बहुत सारे जो सार्फिन हैं वो महज इस वजह से किसी शय को ख़रीदते हैं कि इनकी कीमत ज़्यादा है। ठीक है, यानी ताकि वो सार्फिन जो है अपनी इज़्ज़त वक़ार बढ़ाने के लिए समझ लें ऐसी चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं कि जी जो महंगी चीज़ है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए मैं महंगी चीज़ें ख़रीदता हूँ, मैं तो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसा अगर किसी शख्स के साथ मामला हो जाए कि वो महज इसलिए महंगी चीज़ें ख़रीद रहा हो कि इससे इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और इस पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नज़र आता है और लोगों में आपका नाम हो जाता है, तो इस इफ़ेक्ट को नाम दिया जाता है वेबलन इफ़ेक्ट का। ठीक है, तो ये 3 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं जिनके अंदर अगर हमारा सारिफ आ जाए तो उस पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसी सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्नोबरी इफ़ेक्ट, वेबलन इफ़ेक्ट और बैंड वैगन इफ़ेक्ट। तो यहाँ तक हमारा डिमांड का जो लॉ है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है जब आप इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड की जो ये डेफिनेशन है इसको देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी एक आउटलाइन बना देता हूँ। सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड में इसकी डेफिनेशन को देखना है कि किस तरीके से डिफ़ाइन होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसके फंक्शन पे बात करनी है। ये पता होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन क्या है, इसके क्या पार्ट हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी जो फंक्शनल फार्म है और मैथमेटिकल फार्म है ये वाली इसको देखना है। आपने इसका टेबल समझना है कि टेबल कैसे बनाया गया है, और उसके बाद आपने इसकी डायग्राम पे बात करनी है, डायग्राम बनानी आनी चाहिए। डायग्राम के बाद आपने नेक्स्ट जो चीज़ इसमें करनी है वो है जी इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, कि आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किन हालात के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता या इसकी क्या लिमिटेशन हैं कि सार्फिन जो है इससे अगेंस्ट चले जाए। तो ये मेरे ख्याल में जो बच्चा भी इस टॉपिक को पढ़ेगा पिछले लेक्चर और इस लेक्चर की मदद से वो इन चीज़ों को लाजमी कवर करेगा कि लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डिमांड फंक्शन क्या है, इसके राइट साइड पे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमने कॉन्स्टेंट ली हैं और क्या चीज़ें हम जो है वो मतलब वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे रख रहे हैं।